फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। आज राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों में कुछ नदियों के बारे में बात करेंगे। फिर इसका दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें भी कुछ नदियों के बारे में। फिर इसका तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं, यानी कि खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें अफवाह तंत्र। देखिए, अफवाह तंत्र होता क्या है। अफवाह तंत्र क्या होता है कि नदियों का पानी जिस प्रकार से प्रवाहित होता है उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि जो उद्गम, जब नदी का उद्गम होता है और उद्गम से मुहाने तक जब नदी का जो पानी बहता है और जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करता है, यानी कि उद्गम से लेकर मुहाने तक, तो उसका जो अपन अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। तो देखिए, अफवाह तंत्र में विभिन्न नदियों के उद्गम, बेसिन, मुहाने, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अफवाह तंत्र कहते हैं। देखिए, उद्गम का मतलब क्या होता है। उद्गम यानी कि नदी का जन्म होता है, जहां पर नदी का जन्म होता है उसको हम कहेंगे उद्गम। और बेसिन, आपको पता है कि बेसिन जैसे जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है और जितना क्षेत्र कवर करती है नदी उसको हम बेसिन कहते हैं। और मुहाना, जहाँ पर नदी समाप्त होती है, यानी कि या तो सागर या महासागर में जाकर गिरती है, उसको हम क्या कहेंगे, मुहाना। तो उद्गम से लेकर मुहाने तक जो नदियाँ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है उसको हम क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं अगली बात करते हैं अफवाह प्रतिरूप। तो देखिए, राजस्थान में जो नदियां हैं वो कितने प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनाती हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी नदी जब अपने जल को प्रवाहित करती है तब वह किस प्रकार के स्वरूप का अनुपालन करती हैं। यानी कि जब नदी जब प्रवाहित होती है, न बहती है, तब वह किस प्रकार का स्वरूप का अनुपालन करती है, तो उस स्वरूप की अपन बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ नदियां प्राचीन काल से ही हमेशा ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है, चाहे उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाए। अर्थात ऐसी नदियां जो अपनी धारा के विपरीत न बहकर अपने ढाल के रूप में बहती है, ऐसी नदियां परवर्ती नदियां कहती है। तो पहला जो प्रतिरूप हो गया परवर्ती नदी। देखिए, परवर्ती नदियां क्या होती है कि जैसे ऐसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण करती हो और ढाल का अनुसरण के अनुसार ही वो बहती हो, चाहे उस ढाल में कोई अवरोध भी आ जाता है तो उस अवरोध को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है और उसी स्थान पर बहती है, तो वह परवर्ती नदियां कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जो भारत की जो हिमालय की जो नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सभी नदियां क्या कहलाती है, परवर्ती नदियां। देखिए, जो हमारी उत्तर भारत की जो नदियां हैं, यानी कि इससे पहले वहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं था और वहाँ पर पहले भी बहती थी, और हिमालय पर्वतमाला के उत्पत्ति होने के बाद वहीं पर बहती है और उस अवरोध को काट कर बहती है, तो ढाल का अनुसरण कर रही है। तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है, परवर्ती नदियां कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ नदियों के मार्ग में अवरोध आने पर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, ऐसी नदियां क्या कहलाती है, ऐसी नदियां क्या कहलाती है, आपकी अनुवर्ती नदियां कहलाती है। तो देखिए, अनुवर्ती नदियां क्या कहलाती है कि जब ऐसी नदियां हैं जब ढाल के अनुरूप बहती है और ढाल में अनुरूप बहने के बाद जब उसमें अवरोध आ जाता है तो अपना स्थान, अपना जो उद्गम या अपना प्रवाह क्षेत्र क्या कर देते, बदल देती है, उसको अनुवर्ती नदियां कहते हैं। जिसका सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ढाल का अनुसरण नहीं करते हुए विपरीत दिशा में बहती है। जैसे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये ढाल के विपरीत बहती है, तो इस प्रकार की नदी क्या कहलाती है, अनुवर्ती नदी कहलाती है। तो देखिए, राजस्थान में दो प्रकार के अफवाह प्रतिरूप बनते हैं। तो ये दो प्रकार के अफवाह प्रतिरूप देखिए, एक तो
प्रतिरूप का जो उदाहरण है आपको पता है चंबल नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है। तो 3 राज्यों में बहने वाली ये नदी है चंबल नदी। तो ये भी कौन सी नदी कहलाती है? परवर्ती नदी कहलाती है। अनुवर्ती नदी की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान की है बनास नदी और लूनी नदी, ठीक है। तो ये अनुवर्ती नदियों का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो 3 प्रकार के, एक तो आंतरिक अफवाह तंत्र होता है, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और एक अरब सागर का अफवाह तंत्र। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में कितने प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं? वो 2 प्रकार के अफवाह तंत्र। कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों का अफवाह तंत्र और एक अरब सागर में जाने वाली नदियों का अफवाह तंत्र। लेकिन राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं। जैसे आंतरिक अफवाह तंत्र ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि 61% ये अफवाह तंत्र हैं। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 22% है और अरब सागर अफवाह तंत्र 17% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान में रखिएगा कि आंतरिक अफवाह तंत्र 61% है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 22% है और अरब सागर अफवाह तंत्र 17% है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियाँ और अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियाँ। लेकिन एक आंतरिक अफवाह तंत्र क्या होता है, आपको भी पता है कि राजस्थान में ऐसी नदियाँ भी हैं जो अपना उद्गम के बाद में मुहाने तक पहुँचते नहीं है और रास्ते के अंदर ही या तो रेत के टीलों में समाहित हो जाती है और या कहीं समाप्त हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है। तो ये था आपका राजस्थान के 3 प्रकार के अफवाह तंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है इसमें राजस्थान की जो नदी अफवाह तंत्र की विशेषताओं की अगर बात करें तो राजस्थान की अफवाह तंत्र की नदियों की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता देखिए क्या है इसमें, राजस्थान की कोई नदी किसी प्रकार का डेल्टा एस्चुरी नहीं बनाती, क्योंकि राजस्थान में कोई भी नदी सीधे सागर या समुद्र में नहीं गिरती है। तो इसका मतलब समझे, एक तो डेल्टा, ठीक है, एक एस्चुरी, यानी कि हमारे राजस्थान में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है और एस्चुरी का यानी कि ज्वार नद मुख का भी निर्माण नहीं करती है। देखिए ज्वार नद मुख का निर्माण नहीं करती है। तो देखिए ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब नदी उद्गम होती है और मुहाना बनाती है और मुहाना यानी कि किसी सागर या महासागर में उद्गम मतलब महासागर में गिरने से पहले, उससे पहले क्या करते हैं, अपनी जो अवसाद होते हैं कंकड़ पत्थर वगैरह जो भी है वो सागर से पहले छोड़ देती है और विभिन्न धाराओं में बटकर यानी विभिन्न धाराओं में विभाजित होकर सागर में गिरती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेल्टा कहते हैं। हम बात करते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी होती है जैसे कोई नदी है किसी ढलान के सहारे सीधे सागर में जाकर गिर रही है और सागर के पानी को आगे की तरफ धकेलती है, तो उसको हम एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहते हैं। तो इसका उदाहरण आपको पता है, राजस्थान में भारत में एक तो ताप्ती नदी है और एक नर्मदा नदी है। वैसे तो पश्चिमी घाट की सभी नदियां क्या करती है, एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही नदी हैं, एक तो नर्मदा नदी और एक ताप्ती। और डेल्टा का आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं सभी डेल्टा बनाती हैं। तो हमारे भारत में एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा है, डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, दूसरी विशेषता हमारे राजस्थान की नदियों की, एक तो चूरू और बीकानेर जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो चूरू के अंदर और एक बीकानेर के अंदर किसी भी प्रकार की नदी नहीं प्रवाहित होती है। तीसरी विशेषता इसकी है, राजस्थान राज्य का शोक, यानी कि राजस्थान राज्य का शोक किसे कहते हैं, घग्गर नदी को कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये घग्गर नदी को, लेकिन ये ऐतिहासिक काल में इसका
नाम था, आज वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको पता है कि कालका की पहाड़ियों से निकल कर ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है, फिर गंगानगर में बहती है, फिर पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास के बाद में अरब सागर में मिल जाती है। तो इसको यानी कि पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, इसलिए इसको राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी इसको हम कहते हैं। अगली बात करें, राजस्थान में रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी नहीं पाई जाती है, अर्थात राजस्थान में कोई भी नदी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है। रिफ्ट वैली आपको पता है कि दो पहाड़ियों के मध्य एक वैली बनाकर उसके अंदर बहती है, ऐसी नदी हमारे राजस्थान में नहीं है। वैसे उदाहरण तो आपको देखें तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी, इसका बहुत एक उदाहरण है इसका, ठीक है। ये है चौथी। पांचवी विशेषता की बात करें तो देखिए, पांचवी विशेषता है नदियों के संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। यानी त्रिवेणी संगम क्या होता है कि तीन नदियां किसी एक स्थान पर आकर जब मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम। तो राजस्थान में तीन ऐसे स्थान हैं जहां पर तीन नदियां आकर वहां पर मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले की बात करें तो मैनाल है भीलवाड़ा में बनास नदी, बेड़च नदी और मैनाल नदी, ये तीन नदियां आकर वहां पर मिलती है। तो ये मैनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। दूसरा है, आपको पता है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर में आपका डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर में भी माही नदी आके मिलती है, सोम नदी आके मिलती है और झाकम नदी आके मिलती है। देखिए, माही मध्य प्रदेश में आती है, सोम नदी आपको पता है बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और झाकम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से आकर डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम में आकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद में तीसरा है सोमेश्वर घाट, जो सवाई माधोपुर में, वहां पर बनास नदी, चंबल नदी और शीप नदी, ये तीनों आकर रामेश्वर घाट यानी कि सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता, छठी विशेषता देखिए डियर फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे लंबी एवं सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। यानी कि सबसे लंबी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, चंबल। जो आपको पता है कि जैसे जनापाव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर बाद में किस में आके मिलती है, यानी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेकिन राज्य में उद्गम होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, हमारी बनास नदी है। तो ये भी ध्यान दीजिए। राजस्थान की चंबल नदी, माही नदी दोनों 12मासी नदियां हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान की चंबल नदी है ना, ये चंबल नदी और माही नदी दोनों 12मासी नदियां हैं। ये राज्य के 6 जिलों में बहती है। देखिए, मतलब राज्य के 6 जिलों में बहती है, और ये तीन ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो चंबल, एक बनास और एक लूनी, ठीक है। यानी कि पहले बात तो चंबल नदी और माही नदी 12 महीने का लगातार बहती, इसलिए इसको 12मासी नदियां कहते हैं। और राज्य में 6 जिलों में बहने वाली ऐसी तीन नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। जैसे अगर हम बात करें लूनी नदी की बात करें, देखिए लूनी नदी कहाँ से, अजमेर से, अजमेर में निकलती है। अजमेर के बाद में ये नागौर में जाती है, ठीक है। नागौर के बाद में ये जोधपुर जाती है, जोधपुर के बाद में ये कहाँ जाती है, पाली जाती है, पाली जाने के बाद में ये बाड़मेर जाती है, बाड़मेर के बाद में ये जालौर में जाती है। ये छह जिलों में ये प्रवाहित होती है। तो ऐसी नदी तीन है जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं विशेषता है, राजस्थान में सबसे अधिक नदियां कोटा संभाग में निकलती है। अधिक नदियां कोटा संभाग में निकलती है। इसके बाद में अगर बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ होता है, उदयपुर में होता है। और सर्वाधिक नदियां हाड़ौती पठार में प्रवाहित होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें तो अधिक नदियां कहाँ निकलती है, कोटा संभाग से। कोटा संभाग 4 यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ गया, ठीक है।
और राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ जिले में प्रवाहित होती है, बहती है। और सर्वाधिक नदियों का उद्गम, उद्गम यानी कि जन्म, जन्म कहाँ होता है? उदयपुर में होता है ना। और सर्वाधिक नदियां हाड़ौती के पठार में प्रवाहित, पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार में ये प्रवाहित होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे कम नदियां कौन से संभाग में है? सबसे कम नदियां आपके बीकानेर संभाग में है। आपको पता है कि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, तो सबसे कम नदियां किस में है? बीकानेर संभाग में। और सबसे ज्यादा नदियां कहाँ हैं? कोटा संभाग में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लूनी नदी की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये देखिए, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं। आप भी अब पेन कॉपी उठा लीजिए और आराम से धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइए। मैंने विद मैप के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है, आप भी बनाइए। लेकिन प्लीज़ मेरे जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी बहुत मेहनत करिए, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की, ठीक है जी। लूनी नदी, सबसे पहले बात है, लूनी नदी का जो प्रारंभिक जो नाम है उसको हम सागरमती भी कहते थे, ठीक है। इसका उपनाम लवणवती नदी, यानी कि लवण यानी कि ये नमकीन, यानी इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसको लवणवती कहते हैं। यह उद्गम कहाँ से होता है? नागपहाड़ अजमेर से होती है। यह इसकी कुल लंबाई देखिए, वैसे कुल लंबाई 495 है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 330 और गुजरात में इसकी लंबाई 165। तो आप इनको दोनों को टोटल करोगे ना, तो इसका आ जाएगा 495 इसका किलोमीटर, ठीक है। तो ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिले कौन कौन से हैं उनको जरा हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 जिले कौन कौन से, देखिए। एक तो अजमेर में प्रवाहित होती है, अजमेर के बाद में नागौर में जाती है, नागौर के बाद में जोधपुर में, जोधपुर में पाली, पाली से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, और जालोर के बाद में कच्छ का जो रण है, कच्छ के रण यानी कि गुजरात में इसका मुहाना बनती है। आपको पता है कि देखिए, कच्छ का रण कहाँ है? जैसे अपना भारत का मैप ऐसे है, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी। ये जो है ये कच्छ का रण है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये तो खंबात की खाड़ी आ जाती है, तो कच्छ के रण में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। इसके अलावा हम लूनी नदी को कुछ उपाधियां दी गई है। क्या क्या नाम है इसके? देखिए, इसको जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी ने इस नदी को अंतः सलिला के नाम से पुकारा है, ठीक है। इसको अंतः सलिला भी कहते हैं। इसको मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहते हैं, यानी कि मारवाड़ यानी जोधपुर, ठीक है। मारवाड़ यानी कि मारवाड़ की इसको जीवन रेखा कहते हैं। इसको मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको खारी और मीठी नदी भी कहते हैं। क्योंकि खारी और मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुहाना, मुहाना का मतलब समझते हो, यानी कि जहां पर गिरती है। और बालोतरा, बालोतरा कहाँ है? कहाँ है? बाड़मेर में। तो बालोतरा से मुहाना तक तो ये खारी है, लेकिन अजमेर से बालोतरा यानी कि उद्गम से लेकर बालोतरा तक ये क्या है? मीठी है। तो देखिए फिर से सुनिए जरा, यानी कि उद्गम से तो क्या है? उद्गम से यानी कि जन्म से, जहां से इसका जन्म होता है, यानी इसका जहां पर ये उत्पन्न होती है, यानी कि अजमेर नाग पहाड़ से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक तो ये मीठी है। फिर बालोतरा के बाद में ये जहाँ मुहाना बनाती है, यानी कि कहाँ बनाती है? कच्छ के रण में, वहां तक ये खारी हो जाती है। तो इस नदी को हम खारी नदी और मीठी नदी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लूनी नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसकी सहायक नदियां हैं, ऐसे अजीबोगरीबी नाम है, जैसे जोजड़ी है, लीलड़ी है, बांडी है, मीठड़ी है, सूखड़ी है, जवाई, खारी, सागी। ये सभी की सभी इसकी क्या है? सहायक नदियां। तो लेकिन इनके अंदर कुछ विशेषताएं, कुछ नदियां ऐसी है जो कुछ अपना विशेष महत्व देती है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें जोजड़ी नदी की बात करें, तो देखिए जोजड़ी नदी है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी के दाएं भाग से आकर मिलती है। और ये इस जोजड़ी का जो उद्गम होता है नागौर में होता है, और नागौर के अंदर ही एक पुंडलू गांव है। उस पुंडलू गांव के अंदर लूनी नदी में क्या है? ये सहायक नदी मिल जाती है, यानी कि लूनी नदी में आकर ये मिल जाती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं भाग से आकर मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको कैसे पता चलेगी ये दाएं भाग से आकर मिलती है, ठीक है। तो देखिए, माना जैसे अपना
जो राजस्थान का अगर मैं मैप बनाऊं तो ठीक है, देखिए ये मैंने राजस्थान का मैप बना दिया है। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर क्या है, अजमेर नाग पहाड़। तो ये नदी ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आ रही, तो ये वाला तो इसका क्या हो गया, दायां भाग, और ये वाला ये बायां भाग। तो यहाँ पर नागौर है, तो नागौर में आकर यहाँ पर ये मिल जाती है कौन सी नदी, जोजरी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में है लीलड़ी है। लीलड़ी जो नदी है जो पाली के अंदर मिलती है, किसमें, लूनी नदी में। एक बांडी है, बांडी भी पाली के अंदर आके मिलती है, ठीक है। पाली में ही मिलती है, किससे, लूनी नदी में। एक मीठड़ी, ये भी पाली में, लेकिन ये जो मीठड़ी नदी है पहले बांडी में मिलती है और फिर बाद में लूनी में मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, तो आपको तीन ऑप्शन तो ऐसे दे देंगे, एक तो लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी और मीठड़ी। क्योंकि ये मीठड़ी इसकी सहायक नदी है, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है, ये बांडी की सहायक नदी। बांडी में पहले मिलती है, फिर बाद में आकर किसमें मिलती है, लूनी नदी में आके मिलती है। इसके बाद में सूकड़ी है, सूकड़ी पाली नदी में मिलती है, पाली में आकर इसमें मिलती है, लूनी नदी में। एक है जवाई नदी, ये पाली में। इसकी क्या खास है, पाली से जालोर प्रवाहित। पहले ये पाली से क्या है, कहाँ जाती है, जालोर में। जालोर के बाद में कहाँ जाती है आपकी, जालोर में आगे ये आकर मिलती है किसमें, खारी में। किसमें मिलती है, इस खारी में आकर मिलती है, और फिर खारी नदी आकर किसमें मिल जाती है आपकी, इसमें लूनी में मिल जाती है। तो एक और नदी इसमें सागी नदी, ये सागी नदी भी जालोर में आकर किससे मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आप अलग से मैप बना के अलग से इसको लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है अगली नदी, जो मैंने अभी बताया, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिवर है। तो देखिए, घग्गर नदी, ये घग्गर नदी है, ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये देखिए, पहले तो हम बात करेंगे घग्गर नदी का उद्गम। देखिए उद्गम कहाँ होता है इसका, देखिए कालका पहाड़ी, कालका पहाड़ी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और जिला कौन सा है, सोलन जिला, ये हिमाचल प्रदेश से निकलते, ठीक है। ये इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको हकरा नदी भी कहते हैं। तो इसकी दोनों बातें अब अगर हम बात करें तो इसको मृत नदी क्यों कहते हैं, देखिए जब इस नदी के अंदर जब बाढ़ आती है तभी ये आगे जाती है, पाकिस्तान में जाती है और पोर्ट अब्बास तक ये जाती है। तो पोर्ट अब्बास में क्या होता है, बाढ़ आती है, ठीक है। और जहाँ जब इसमें कम पानी रहता है तो ये क्या है कि गंगानगर आते आते कि बालू के अंदर समाहित हो जाती है। तो ये यानी कि कहने का मतलब ये मर जाती है वहाँ आते आते। तो इसके लिए इसको मृत नदी, इसको नटी नदी भी कहते हैं। हकरा नदी क्यों कहते हैं इसको, देखिए जब इसमें बाढ़ आती है तो जैसे ये हमारा राजस्थान है पश्चिमी, ठीक है, ऐसी आती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में एक हकरा माता का यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है। हकरा माता का मंदिर है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो ये हकरा माता के मंदिर के सामने से जब ये गुजरती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, हकरा नदी नाम पड़ जाता है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इस नदी को हम किस किस नाम से जानते हैं, मृत नदी और हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान के 2 जिलों से ये प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा में प्रवेश करती है, यानी कि हनुमानगढ़ में जो टिब्बी तहसील और वहाँ पर एक तलवाड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान में बहती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल रिवर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि इस पर 2 सभ्यताएं विकसित हुई है, ठीक है। एक तो कालीबंगा और एक पीलीबंगा, जो दोनों सभ्यता कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। इसकी कुछ विशेषता है। इसको घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नदी क्या करती है कि जब इसमें बाढ़ आती है तो ये अपना रास्ता चेंज कर देती है, यानी कि अपने रास्ते को बदलकर दूसरे रास्ते में बहते। तो उसमें कुछ लोगों को, यानी कुछ मानव जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। लेकिन अब ये होते तो इसमें राजस्थान गंगानगर में ये क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। वैसे आपको पता है कि भारत की जो नदी में, जैसे बिहार का शोक किसे कहते हैं,
किसको कहते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें मैप बनाया है मैंने, मैप के अकॉर्डिंग देख लीजिए। देखिए, राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को, क्योंकि ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। देखिए, मैंने इसका मैप बनाया है। घग्गर नदी का उद्गम देखिए कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में, फिर ये आगे आती है। और हनुमानगढ़ की ये जो टिब्बी तहसील है ना, टिब्बी तहसील और तलवाड़ा स्थान से प्रवेश करती है। फिर हनुमानगढ़, हनुमान के बाद गंगानगर में, और फिर बाद में आगे पाकिस्तान पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। और पोर्ट अब्बास तक